हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल द एक्सप्रेस पे। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब कर लें। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, अशोक के बारे में सामान्य परिचय उनका देते थे, अभिलेख। तो आज हम अशोक के अभिलेख से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं। तो ये है लेक्चर 3, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, इसमें हेडिंग डाली कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में अभिलेखों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां। ये हेडिंग है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां। इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के समय में पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। दूसरा पॉइंट है कि अशोक के अभिलेखों में उसका मूल नाम अधिकांशतः उल्लेख नहीं है। अशोक के अभिलेखों में उसका मूल नाम अधिकांशतः उल्लेख नहीं है। केवल 4 अभिलेखों में इसका मूल नाम मिला है। केवल 4 अभिलेखों में इसका मूल नाम मिलता है। वो 4 अभिलेख हैं। पहला है मस्की, और दूसरा है नित्तूर, और तीसरा है उदयगोलम, और चौथा है गुर्जरा मध्य प्रदेश में, और ये तीनों कर्नाटक में। तो यही केवल 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। फिर अगला पॉइंट है कि अपने अभिलेखों में अशोक ने खुद के लिए देवानाम प्रिय कोष्टक में मतलब देवताओं का प्रिय उपाधि ग्रहण किया। देवानाम प्रिय का उपाधि ग्रहण किया, और ऐसे ही उपाधि उसके पौत्र दशरथ यो श्रीलंकाई समकालीन शासक तिस्य भी करते थे। फिर आपका अगला पॉइंट है इसमें कि अशोक के अभिलेखों की भाषा। तो भाषा 3 प्रकार की थी: यूनानी, अरामाइक और प्राकृत। ये 3 प्रकार की भाषा थी। और लिपि 4 प्रकार की थी। इसमें आपका आ जाता है यूनानी और अरामाइक, और उसके बाद में खरोष्ठी लिपि के बाद में आ जाता है ब्राह्मी लिपि। ये 4 प्रकार के लिपि थे। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें अगला पॉइंट है कि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीत हुआ था, पर अशोक के अभिलेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक के अभिलेखों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।
अब अगला पॉइंट है फिर इसके बाद में कि अशोक ने राज्य के उच्च पदों पे, अशोक ने राज्य के उच्च पदों पर सभी वर्गों के लोगों को स्थान दिया, यूनानियों को भी और स्त्रियों को भी, सभी को ऊंचे वर्गों का पद जो है वो दिया। फिर अगला पॉइंट है कि अभिलेखों से यह पता चलता है कि अशोक प्रथम शासक था जिसने वन्यजीव अभ्यारण्य, पशु चिकित्सालय आदि की स्थापना की, पशु चिकित्सालय आदि की स्थापना की। उसके बाद में अशोक का धर्म, अब हम देखते हैं अशोक का धर्म था जो पाली भाषा में, और व्यक्तिगत रूप से अशोक कलिंग के 2.5 वर्षों बाद, कलिंग युद्ध के 2.5 वर्षों बाद बौद्ध धर्म को मानने लगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। हम देखते हैं कि धर्म क्या है, अशोक जो है, अशोक का धर्म क्या है। तो अशोक अपने अभिलेखों में अशोक कई लोगों से कई बातों को मानने की जो जिज्ञासा रखता है। उसमें नंबर 1 है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा। फिर दूसरा है ब्राह्मणों तथा श्रवणों का सम्मान करना चाहिए। फिर इसमें तीसरा है नौकरों तथा दासों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और अकारण दूसरों के धर्म को बुरा नहीं करना चाहिए, अकारण किसी दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। और फिर इसमें अगला है कि जीव हिंसा से दूर रहना चाहिए, जीव हिंसा से दूर रहना चाहिए, धन का संचयन नहीं करना चाहिए, धन का संचयन नहीं करना चाहिए, मित्र व्ययी होना चाहिए, मित्र व्ययी होना चाहिए। तो इन सब बातों से अशोक कहता है, इन सब बातों को अशोक कहता है कि ये धर्म के तत्व हैं, ये धर्म के तत्व हैं। और दूसरे स्तंभ लेख में वह प्रश्न करता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। और फिर 7वें स्तंभ लेख में इसका उत्तर देता है कि दया दाने सचे सोचवे साधवे जा, दया दाने सचे सोचवे साधवे जा। तो ये उसका धर्म था। और अगर हम निरपेक्ष विश्लेषण करें इनके अशोक के धर्मों का, तो ये सब मानवतावादी है, मानव कल्याणवादी है। ये पश्चिमी धर्म की तरह नहीं है। इसका अगर हम सार निकालें तो ये सभी धर्मों का सार। कहने का मतलब यह है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब जैसे धर्म नहीं है। ये मनुष्यों के, इंसानों के हित की बात केवल करता है। तो ये इंसानियतवादी है। तो फिर अब ये तो हो गया। अब धम्म नीति लाने का कारण हेडिंग है, धम्म नीति लाने का कारण, इसमें पहला लिखिए कि राजनीतिक उद्देश्य से मूलतः अशोक द्वारा लाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है इसके माध्यम से अशोक सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण करना चाहता था। फिर अगला हेडिंग है अशोक एवं बौद्ध धर्म, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रचार के लिए कई उपाय किए, जिसमें दूतों, धर्म प्रचारकों द्वारा भेजना, दूतों को धर्म प्रचार के लिए भेजना,
और यात्रा करना, जुलूस निकालना आदि। यात्रा करना, जुलूस निकालना आदि। फिर अगला है अशोक एवं विदेशी संबंध। अशोक एवं विदेशी संबंध। तो इसमें है कि चंद्रगुप्त और बिंबिसार की तरह, चंद्रगुप्त और बिंबिसार की तरह अशोक ने भी विदेशी जो है, विदेशियों से संबंध बनाया, विदेशियों से संबंध बनाया। फिर इसमें लिखिएगा कि उसने कई देशों में दूत तथा प्रचारक भेजे। उसने कई देशों में दूत तथा प्रचारक भेजे जो निम्न है। पहला है पश्चिमी देशों से संबंध। इसमें हेडिंग डालिए पश्चिमी देशों से संबंध। इसमें लिखिएगा सीरिया। सीरिया में एंटियोकस सिकंद। फिर मिस्र है, मिस्र में डालमी फिलाडेल्फ सिकंद। फिर आ जाता है मकदूनिया आपका आ जाता है एंटिगोनस गोनाटास। फिर आपका आ जाता है एपिरस, यूनान, मतलब एपिरस यूनान। ये है अलेक्जेंडर। ये तो हो गया इनका जो है पश्चिमी देशों से संबंध। ये अब हम देखते हैं कि इनका विदेशियों से संबंध कैसा था। जो इनके बगल में इनका जो देश थे उन लोगों से संबंध कैसा था। तो इन लोगों से संबंध जो है भारत श्रीलंका संबंध। पहला हेडिंग है भारत श्रीलंका संबंध। इसमें लिखिएगा कि समकालीन श्रीलंकाई शासक से अशोक के अच्छे संबंध थे। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था। दूसरा है फिर इसमें अगला कि भारत म्यांमार संबंध। इसमें है कि यहाँ अशोक ने सोनयुंग उत्तरा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। फिर अगला है भारत नेपाल संबंध। इसमें है कि नेपाल में अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह किया था। यहाँ उसने एक स्तूप भी बनवाया था तथा यात्रा पर भी गया था। और इसका जो साक्ष्य है कि वो यात्रा पे गया था, स्तूप बनवाया था, 2 अभिलेख भी मिले हैं। साक्ष्य के तौर पे 2 अभिलेख भी मिले हैं। जैसे पहले है कि निगाली सागर में उसने स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया, 2 अभिलेखों में चर्चा है। फिर रुक्मिणी देही अभिलेख कहता है कि अशोक ने यहाँ भू राजस्व की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अब हम देखते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारी, तो अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी निर्बल तथा
कमजोर हुए, उन्होंने साम्राज्य का बंटवारा कर लिया, 50 वर्षों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो दो भागों में बटा, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र की जो राजधानी बनी वो उज्जैन, और पूर्वी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र। और पश्चिमी क्षेत्र में कुणाल तथा संप्रति नामक दो शासक की चर्चा होती है, ये पश्चिमी क्षेत्र में। और जो पूर्वी क्षेत्र में था, यहाँ दशरथ, उसके जो एक पुत्र दशरथ यहाँ का मतलब बढ़िया शासक था। दशरथ महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद बृहद्रथ यहाँ का अंतिम शासक था। 185 बीसी में बृहद्रथ यहाँ का अंतिम शासक था। 185 ईस्वी में उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये तो था अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी और उसके संबंध जो थे। अब हम देखते हैं कि मौर्य राजनीति एवं प्रशासन, हेडिंग है मौर्य राजनीति एवं प्रशासन। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मौर्यों का जो प्रशासन था वो अगर हम आज के डेट से मिलाएं तो ठीक ऐसे ही था जैसे आज के डेट में किसी भी जिले का, किसी भी लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वो उस अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें भी जो है राजा हर जगह का सीधे प्रतिनिधित्व नहीं करता था, कुछ लोगों को चुना जाता था और वहाँ के जो उच्च अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, या राजा के जो है लड़के होते थे जो कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे, उनके द्वारा क्षेत्र का जो है शासन चलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं आज के वर्तमान से और उस मौर्य साम्राज्य का प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेल खाता है। तो इसको हम समझते हैं ये केंद्रीकृत प्रशासन था। ये जो है केंद्रीकृत प्रशासन था। राजा था, राजा के बाद में जो है सामान्य प्रशासन था। सामान्य प्रशासन, अब सामान्य प्रशासन में हम देखते हैं कि जो केंद्र था, केंद्र में सम्राट और मंत्री परिषद अध्यक्ष थे और इसमें 30 मेंबर जो है होते थे। अब ये तो केंद्र हो गया। अब इन्होंने जो अपने प्रांतों का बंटवारा किया था, वैसे तो मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक का टाइम आते आते इसमें 5 प्रांत हो गए थे। तो प्रांत में अगर हम बात करें तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी नीलगिरी, स्वर्णगिरी, और पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र था। कलिंग की राजधानी तोसली थी और पश्चिमी प्रांत का उज्जैन था। तो ये तो प्रांत थे जो बटे थे शासन के लिए। अब इसमें हम बात करें तो मंडल प्रशासन में एक अधिकारी आते थे, उनका नाम था प्रदेष्टा। फिर जो है जिला प्रशासन पे आ जाते हैं
जिला प्रशासन पे, तो इसमें जो है एक समाहर्ता ही जिला प्रशासन को देखते थे। ये कर अधिकारी थे, समाहर्ता। और रज्जुक न्यायिक अधिकारी होते थे, न्यायिक अधिकारी। उसके बाद में युक्त जो है पुलिस को कहा जाता था। तो जिले प्रशासन के समाहर्ता कर अधिकारी था, रज्जुक जो है न्यायिक अधिकारी होते थे। फिर अगर हम नगर प्रशासन में बात करें, नगर प्रशासन में, तो यहाँ के जो अधिकारी थे उनको नागरिक बोला जाता था नगर प्रशासन में। फिर जो ग्राम प्रशासन में सबसे छोटी इकाई थी जो शासन की, वो ग्रामणी बोला जाता था। ग्राम प्रशासन पे जो छोटी इकाई होती है न्याय की, तो उसे ग्रामणी बोला जाता था। और जो पांचों इनके प्रांत थे, संचालक के सम्राट जो आर्यपुत्र गवर्नर या फिर कुमार मात्य को नियुक्त करता था। जैसे उज्जैनी का गवर्नर अशोक था जब वह शासक नहीं बना था उसके पहले, तो ठीक है ऐसे। अब ये तो हो गया। अब इसमें हम समझते हैं कि सैन्य, इसी में आएगा सैन्य प्रशासन, राजस्व, न्याय प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन, राजस्व और न्याय प्रशासन, ये तीनों केवल फैक्चुअल है, इसमें केवल फैक्ट है। तो फैक्ट हम बुक में मिल जाएगा सब, तो फैक्ट वहां से देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि मौर्य राजनीतिक नियंत्रण पर आधुनिक विचार क्या है, इसको हम देखते हैं। मौर्य राजनीतिक नियंत्रण पर आधुनिक विचार। आधुनिक विचार इसमें लिखिएगा कि अनेक विद्वानों ने मौर्य राजनीति को पूर्णतः केंद्रीकृत माना, जबकि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं। रोमिला थापर ने नियंत्रण के तीन स्वरूप बतलाए हैं जो निम्न है। और इसमें पहला नंबर है महानगरीय राज्य। इसके लिखेगा कि इसके तहत मगध के आसपास का क्षेत्र आता था। सम्राट, सेना मंत्री आदि रहते थे। यह क्षेत्र सर्वाधिक केंद्रीकृत था। दूसरा है खोर राज्य। इसमें लिखिएगा कि इसके तहत तक्षशिला, कलिंग आदि आते थे, जहां नियंत्रण महानगरीय राज्य जैसा नहीं था। लेकिन सेना एवं अधिकारियों के बल यहाँ हर संभव नियंत्रण की कोशिश की जाती थी। तीसरा है सीमावर्ती क्षेत्र। अब इसमें लिखिएगा कि यह आधुनिक जनजातियों या आणविक जनजातियों मतलब कोस्टल में दाहल क्षेत्र, जबलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, कोस्टल का क्षेत्र था। यहां नियंत्रण सबसे कमजोर था। ये तो हो गया आधुनिक विचार।
अब हम देखते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था। इसमें भी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हो गया, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, श्रेणी संगठन। तो हम अगर मौर्य अर्थव्यवस्था में की बात करें तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था था, स्वतंत्र किसानों द्वारा खेती होती थी, लेकिन राज्य द्वारा खेती कराया जाता था, मतलब ये राज्य के अधीन था। और इसमें जो एक शब्द आता है जो अधिकारी होता था इसका, उसको सीताध्यक्ष कहते थे, सीताध्यक्ष इसका अधिकारी। फिर उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में हम आते हैं, माइंस हो गया, माइंस मतलब खान, और अदरक, नमक हो गया, शराब हो गया, और जंगल उद्योग के अंदर आते थे। लेकिन यहां राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, राज्य का पूर्ण नियंत्रण था उद्योग पे। व्यापार भी होता था, अगर अंदर मतलब आंतरिक व्यापार हो तो तक्षशिला मगध जो मतलब भारत में ही जो राज्य थे वहां तो होता था, और बाहर मान लो इनका संबंध विदेशियों से अच्छा खासा था, मिस्र हुआ, सीरिया हुआ, अफ्रीका हुआ, तो व्यापार भी इनका होता था। अब हम आ जाते हैं सामाजिक स्थिति पे। अगला हेडिंग है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति की बात करें सामाजिक स्थिति की बात करें तो इसमें पहला लिखिए कि वर्ण व्यवस्था पूर्ण की तरह विद्यमान थी, वर्ण व्यवस्था पूर्ण की भांति विद्यमान थी। और महिलाओं की स्थिति इसमें बात करें तो महिलाओं की स्थिति, अगर उच्च वर्ग की महिला है, उच्च वर्ग की महिला तो स्थिति अच्छी है। निम्न वर्ग की महिला जैसे सामान्य पिछड़ा, तो उच्च इस मौर्य साम्राज्य में उच्च पदों पे भी महिलाओं को जो है स्थान दिया गया था। और महिलाओं को अर्थशास्त्र जो है तलाक का अधिकार देता है, महिलाओं को अर्थशास्त्र तलाक का अधिकार देता है। फिर दास प्रथा विद्यमान थी, समाज की बात करें तो दास प्रथा विद्यमान थी। अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दासों की चर्चा करता है, अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दासों की चर्चा करता है। अशोक के लेख में भी चर्चा है। और मेगास्थनीज की जांच, अगर हम मेगास्थनीज की जांच देखें तो मेगास्थनीज बताया 7 जात जिसमें दार्शनिक हैं, किसान हैं, योद्धा हैं, शिकारी हैं, पशुपालक हैं, शिल्पी हैं और अमात्य पार्षद हैं। तो वर्गीकरण सही नहीं है इसका, व्यवसाय को जात कहता है। जो मेगास्थनीज है वो व्यवसाय को ही जात कहता है, तो इसका वर्गीकरण सही नहीं है। अच्छा, तो ये तो समाज हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, राजनीति हो गया, शासक के बारे में पढ़े। तो हम एक अगर ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं, और इसमें जो अगर मौर्य संस्कृति कला की बात की जाए तो केवल ऐसे ही समझा जाए कि जैसे राजकीय कला, लोक कला। अब राजकीय कला में जो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद या महल था, राजप्रसाद या महल था, वो राजकीय कला के अंतर्गत आता है। कई सारे लेखकों ने इस महल की चर्चा की है, जैसे विदेशी जो लेखक थे उन्होंने इस महल की चर्चा की है। फिर उसके बाद में स्तूप जो बनवाए
जो स्तूप बना वो भी राजकीय कला के अंदर है। फिर गुफाएं भी, जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक द्वारा जो गुफा बना, वह फिर दशरथ द्वारा अशोक ने 4 गुफा बनवाया था, जिसका नाम था ब्राह्मणी पहाड़ी की 4 गुफा। एक का नाम था सुदामा, एक का नाम था विश्व झोपड़ी, फिर अगले का नाम था लोमप्रिसिप वर्ल्ड चापर। तो ये अशोक द्वारा निर्मित थे। फिर दशरथ ने जो है नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफा बनवाया, वहिका, बड़िका, गोपिका, ये 3 गुफा बनाया। अशोक का स्तंभ भी जो है ये राजकीय कला के अंतर्गत आता है। फिर लोक कला में आ जाता है यक्षिणी, ये सब। अगर अशोक के स्तंभों की बात करें तो कई लोगों ने कहा कि ये जो है मतलब विदेशी प्रभाव का है, जैसे विदेशों से प्रभाव हुआ है। लेकिन अशोक का जो स्तंभ रहता था उसकी जो खासियत थी वो ये रहती थी कि जैसे एक ही मतलब पत्थर एक ही काट के बनाया जाता, ये नहीं कि उसमें ज्वाइंट नहीं डाला जाता था कि कई सारे ज्वाइंट। अशोक का स्तंभ आप देखोगे तो मान लो ये है पत्थर एक ही, इसे पूरा काटा गया और इसे ही जो है जमीन में धंसा दिया गया। तो ऐसा था उसका, ये नहीं कि कई सारे टुकड़े। उसके बाद में अगर हम देखें कि एकांश में मतलब कहीं भी जोड़ नहीं रहता था उसके स्तंभों में। शीर्ष पर कमल, पीठिका, जानवर, चूल्हे काटकर स्तंभ के जो है। और अच्छा, स्तंभों का उद्देश्य क्या था? राजकीय वैभव का प्रदर्शन, जनता से सम्मान और धर्मनीति के प्रति लोगों का समर्थन जुड़ाना। मौर्य साम्राज्य के अगर हम पतन की बात करें तो कई सारे लेखकों ने कई सारे मत दिए हैं, और जो इसमें अशोक के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी है, जो लोकप्रिय मत है कि अशोक के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी आए, यही लोकप्रिय मत है। रोमिला ठाकुर कहते हैं कि राजनीतिक प्रशासनिक कारण था। फिर अशोक की भूमिका में जो है पतन में कहते हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी था, उसकी जो नीतियां थी वो ब्राह्मण विरोधी थी। भौतिक संस्कृत मगध के बाहर प्रसार जो हुआ, आर्य शर्मा कहते हैं उसके कारण पतन हुआ। तो हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य आज पढ़ के कंप्लीट किया। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी छोटे छोटे फैक्ट हैं वो सब मिल जाएंगे। अब हम कल देखेंगे मौर्योत्तर काल। आज खत्म है मौर्य साम्राज्य, कल पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे कल अगली क्लास में।